मंगला बड़े आराम से अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रही है। अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर सुरेश भैया का नाम देखकर वह हंसकर फोन उठाती है, लेकिन सुनते ही उसका चेहरा पत्थर जैसा सफेद हो जाता है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मंगला गुस्से में स्टील के डिब्बे और बर्तन फर्श पर पटक रही है। उसकी बहू रागिनी हाथ में आरती की थाली और जलता हुआ दिया लिए कांपते हुए खड़ी है। दिए की लौ रागिनी के डरे हुए चेहरे पर थिरक रही है। रागिनी, ये जो आरती की थाली हाथ में लेकर सती सावित्री बनने का नाटक कर रही हो ना, इसे बंद करो। मुझे सब समझ आता है। आज रक्षाबंधन है, इसलिए सुबह से पैर हवा में है तुम्हारे। मायके भागने की जल्दी है। माँ जी, साल में बस एक यही तो दिन होता है जब मैं अपने भाई से हक से मिल पाती हूँ। पूरे 364 दिन इस घर की चौखट के अंदर घुट घुट कर सेवा करती हूँ। क्या आज के दिन भी मुझे 2 घंटे की आज़ादी नहीं मिलेगी? आज़ादी? अपने बाप के घर से कोई सल्तनत दहेज में लेकर नहीं आई हो तुम, जो यहाँ हुक्म चलाओगी। जब तक इस घर के सारे मेहमानों का खाना नहीं बन जाता और बर्तन साफ नहीं हो जाते, तुम इस घर की दहलीज तो क्या, खिड़की से भी बाहर नहीं झांकोगे। समझी या कान के पर्दे खोलकर और समझाऊं? रागिनी उदास होकर बैठी है। उसके हाथ में एक बेहद खूबसूरत रेशमी राखी है, जिस पर आंसू टपक रहे हैं। वह मोबाइल में अपने छोटे भाई विवेक की तस्वीर को निहार रही है। भैया, मुझे माफ कर देना। इस साल भी तुम्हारी कलाई सूनी रह जाएगी। तुम्हारी ये बदनसीब बहन इस सोने के पिंजरे में कैद है। मेरा तो इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई वजूद ही नहीं है भैया। पर ये बात मैं इस पत्थर दिल औरत को कैसे समझाऊं? अच्छा, तो यहाँ बैठकर मेरे नाम के सियापे रोए जा रहे हैं। ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो रागिनी, और सीधे रसोई में मरो। मेरे भाई और मेहमान आते ही होंगे। अगर पकवानों में नमक मिर्च ऊपर नीचे हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, आप भी तो किसी की बहन हैं। आज आपके भाई आ रहे हैं। क्या आपको रत्ती भर भी एहसास नहीं है कि एक भाई अपनी बहन का कितनी उम्मीद से इंतजार करता है? आपकी ममता सिर्फ अपने बेटे के लिए है, किसी और बच्चों के लिए क्यों नहीं? बहू बहू होती है, बेटी बनने की औकात नहीं है तुम्हारी। चलो काम पर लगो। रागिनी का ये हाल देखकर उसके पति अमित को बहुत दुख होता है। वह गुस्से में मंगला के पास जाता है। मंगला सोफे पर बैठकर बड़े घमंड से चांदी की राखी की थाली सजा रही है। माँ, आखिर तुम्हारी जिद कब खत्म होगी? सुबह से देख रहा हूँ रागिनी का रो रो कर बुरा हाल है। उसके भाई का 3 बार फोन आ चुका है। उसे जाने क्यों नहीं देती? आखिर जुल्म की भी कोई हद होती है। जुल्म? अमित, तू अपनी माँ को जालिम कह रहा है। उस 2 टके की लड़की ने एक ही साल में तुझ पर ऐसा जादू कर दिया कि तू अपनी माँ के फैसलों पर उंगली उठा रहा है। याद रख, आज मेरा भाई सुरेश आ रहा है। अगर मेरी बहू घर पर नहीं रही तो समाज में मेरी क्या थूथू होगी? समाज की फिक्र है माँ, लेकिन उस लड़की के कलेजे की कोई फिक्र नहीं जो तुम्हारे इस खोखले समाज के चक्कर में तड़प रही हैं। आज आप जो बो रही हो, कल वही काटोगी माँ। रागिनी रसोई में खाना बना रही है। पसीना और आंसू एक साथ बह रहे हैं। तेल खौल रहा है और वह भारी मन से पूरियां छान रही है। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए इस घर में आए। कभी इस औरत ने मुझे इंसान नहीं समझा, सिर्फ एक काम करने वाली मशीन। भगवान, क्या बेटियों की किस्मत में शादी के बाद सिर्फ बंदिशें और रोना ही लिखा होता है? क्या मेरा अपने भाई पर अब कोई हक नहीं रहा? ये क्या जलती हुई पूरियां निकाल रही हो? दिमाग कहाँ घास चलने गया है तुम्हारा? ध्यान सिर्फ मायके की तरफ है ना तुम्हारा? तुम्हारी माँ ने तुम्हें रसोई का र भी नहीं सिखाया क्या? मेरी माँ को बीच में मत लाइए माँ जी। मेरी माँ ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, लेकिन अगर बड़े अपनी मर्यादा भूल जाएं तो चुप रहना नहीं सिखाया। खाना बिल्कुल ठीक बन रहा है, खराबी खाने में नहीं, आपकी नियत में है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। मंगला दौड़कर दरवाजा खोलती है। उसका भाई सुरेश मुस्कुराते हुए खड़ा है। मंगला उसके गले लग जाती है।
आओ भैया, मेरे राजा भैया। मैं तो सुबह से पलके बिछाए बैठी थी। मुझे डर था कि कहीं तुम इस बार भी काम के बहाने रुक न जाओ। तुम्हारे बिना तो यह घर, यह त्योहार सब सुना है। अरे दीदी, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारा यह भाई जब तक जिंदा है, रक्षाबंधन में चाहे आसमान टूट पड़े या पाताल एक हो जाए, मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। ये लो तुम्हारी मनपसंद काजू कतली। रागिनी, ओ रागिनी, हाथ में मेहंदी लगाकर बैठी हो क्या? जल्दी बाहर आओ, मामा जी के लिए ठंडा पानी लाओ और पैर छुओ इनके। रागिनी कांपते हाथों से पानी का गिलास ट्रे में रख कर लाती है। वह झुककर सुरेश के पैर छूती है। सुरेश उसके सिर पर हाथ रखता है और उसे आशीर्वाद देता है। जीती रहो बहू, हमेशा सुहागन रहो। लेकिन रागिनी का उतरा हुआ चेहरा देख लेता है। अरे दीदी, तुम्हारी बहू का चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से सोई नहीं है। आज तो इतना बड़ा त्योहार है, घर में रौनक होनी चाहिए। अरे भैया, इसकी तो आदत ही ऐसी है। सुबह से जरा सा काम क्या कर लिया, ऐसा मुंह बना लिया जैसे पहाड़ तोड़ कर आया रही हो। आजकल की लड़कियों में सहन शक्ति तो बची ही नहीं है। मामा जी, थकान शरीर की हो तो नींद से दूर हो जाती है, लेकिन अगर थकान आत्मा की हो और बंदिशें अपनों ने लगाई हो तो इंसान मुस्कुराना ही भूल जाता है। रागिनी अपने भाई विवेक को फोन लगाती है। फोन की घंटी बजती है पर कोई नहीं उठाता। रागिनी बेबस होकर बिस्तर पर गिर जाती है। विवेक, फोन उठाओ भाई, प्लीज एक बार मेरी आवाज सुन लो। तुम सोच रहे होगे कि तुम्हारी दीदी कितनी स्वार्थी है, जो आज के दिन भी तुम्हें भूल गई। मैं मजबूर हूँ भैया, बहुत मजबूर हूँ। रागिनी, मैंने माँ से बहुत बहस की पर वो टस से मस नहीं हो रही। उनका कहना है कि अगर तुम आज घर से बाहर गई तो वो अपनी जान दे देगी। मैं असमंजस में फंस गया, मुझे माफ कर दो। माफी? अमित, तुम सिर्फ अपनी माँ के बेटे बनकर रह गए, कभी मेरे पति नहीं बन पाए। अगर आज तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत होती तो तुम अपनी माँ की इस तानाशाही के खिलाफ खड़े होते। आज मेरा भाई अकेला बैठा रो रहा होगा। मंगला अपने भाई सुरेश को तिलक लगाती है और उसकी आरती करती है। मंगला के चेहरे पर बड़ी जीत की मुस्कान है। रागिनी कोने में खड़ी यह सब देख रही है। भैया, भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम हमेशा तरक्की करो और हर साल इसी तरह अपनी इस बहन की कलाई को खुशियों से भरते रहो। दीदी, तुम्हारी ये दुआएं ही तो हैं जो मुझे हर मुश्किल से बचा लेती हैं। ये लो इस साल का शगुन 5000 रुपए, कम लगे तो और मांग लेना। भाई का सब कुछ तुम्हारा ही है। मुझे पैसे नहीं चाहिए भैया, बस तेरा प्यार और सम्मान चाहिए। दुनिया थूकेगी ऐसी बहनों पर जो भाई से सिर्फ पैसों की उम्मीद रखते हैं। सब लोग खाना खाने बैठे हैं। मेज पर 56 भोग सजे हैं। रागिनी सबको भारी मन से परोस रही है। अरे बहू, तुम क्यों सिर्फ परोस रही हो? तुम भी थाली लगाओ और हमारे साथ बैठो। खाना सचमुच अमृत जैसा बना है। नहीं मामा जी, आप लोग खाइए, मेरा आज निर्जला व्रत है। जब तक चांद मेरा मतलब जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होता, मैं अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाल सकती। भैया, इसके नखरे मत देखो, ये व्रत सिर्फ एक बहाना है। असल में ये हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाना चाहती। इसका मन तो कहीं और भटक रहा है ना। माँ, बहुत हो गया। रागिनी ने सुबह से पानी की एक बूंद तक नहीं पी है, क्योंकि वो अपने भाई के लिए व्रत रखती है। अगर आप उसकी तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम उसका अपमान तो मत कीजिए। सुरेश का सूटकेस तैयार है। वह जाने के लिए खड़ा होता है। मंगला की आंखों में आंसू हैं। अच्छा दीदी, अब मुझे निकलना चाहिए। शाम की राजधानी एक्सप्रेस है मेरी। अगर लेट हुआ तो ट्रेन छूट जाएगी। भैया, दिल नहीं मान रहा है, रुक जाओ ना आज की रात। काम बहुत है दीदी, तुम्हें तो पता है। अगले साल फिर आऊंगा। अमित, अपनी माँ का ख्याल रखना और बहू खुश रहो। प्रणाम मामा जी। रास्ते के लिए मैंने पूरियाँ और अचार बांध दिया है। सफर लंबा है, भूख लगे तो खा लीजिएगा। सुरेश के जाते ही मंगला का चेहरा फिर से सख्त हो जाता है। वह पलटकर रागिनी को देखती है, जो बाहर जाने के लिए खड़ी है।
ये क्या तमाशा है रागिनी? ये सज धज कर कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैंने सुबह साफ साफ कहा था आज कहीं नहीं जाना है। माँ जी, आपके भाई चले गए, घर का सारा काम खत्म हो चुका है। अब तो शाम हो गई है, मेरा भाई सुबह से भूखा बैठा है। प्लीज़ मुझे सिर्फ 2 घंटे के लिए जाने दीजिए। वो पास की कॉलोनी में ही रहता है। शाम के वक्त कोई शुभ काम नहीं होता और वैसे भी आज का दिन अब खत्म होने वाला है। अब जो होगा कल सुबह होगा। चुपचाप अंदर जाओ और रात के खाने की तैयारी करो। रागिनी नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। रागिनी का सब्र का बांध अब टूट चुका है और वह गुस्से में अपने हाथों की चूड़ियां दीवार पर दे मारती है, जो छनछनाकर टूट जाती है। अमित डरकर उसे देखता है। बस अमित, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई खरीदी हुई गुलाम या कैदी नहीं। अगर आज मैं अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध पाई तो मैं इस काले घर में कभी कदम नहीं रखूंगी। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आज यहीं खत्म। रागिनी, शांत हो जाओ, अपना होश मत खो। चलो मैं खुद तुम्हें गाड़ी से उसके घर छोड़ कर आता हूँ। माँ को जो बकेड़ा खड़ा करना है करने दो। मैं अब और अन्याय नहीं सह सकता। अमित और रागिनी जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, मंगला हाथ में गंगाजल की बोतल लिए हॉल के बीचों बीच खड़ी है। अमित, अगर तूने इस लड़की के चक्कर में अपनी माँ की दहलीज लांगी तो मैं इसी वक्त इस बोतल में चूहे मारने की दवा मिलाकर पी लूंगी। चुन ले, आज तुझे अपनी माँ की लाश चाहिए या इस बहू का मायका। माँ, तुम पागल हो गई हो क्या? यह ब्लैकमेलिंग है। तुम एक बहन को उसके भाई से मिलने से रोकने के लिए अपनी जान देने की बात कर रही हो। तुम्हें भगवान का खौफ नहीं है? मुझे किसी का खौफ नहीं है। बहू का पहला और आखिरी फर्ज उसका ससुराल होता है। रागिनी चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं। वहाँ अब एक भयानक और ठंडी दृढ़ता है। नहीं अमित, मैं तुम्हें माँ से अलग नहीं करूँगी। अपनी इस दवा की बोतल को संभाल कर रखिए माँ जी। मैं अमित को अपनी माँ का हत्यारा नहीं बनने दूंगी। मैं नहीं जाऊंगी अपने भाई के घर, लेकिन याद रखिएगा माँ जी, आज आपने तड़पती हुई बहन के दिल की जो आह ली है ना, उसकी कीमत आपको इसी जन्म में और बहुत जल्दी चुकानी पड़ेगी। भगवान सब देख रहा है। रात हो चुकी है। रागिनी बेड के पास फर्श पर बैठी है और उसकी आंखों में आंसू है। भैया, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी ये अभागन बहन आज हार गई। काश मेरे पास पंख होते और मैं उड़कर तुम्हारे पास आ पाती। भगवान, क्या मेरा कोई गुनाह था जो मुझे ऐसी सजा मिली? रागिनी, मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं दुनिया का सबसे निकम्मा और कायर पति हूँ, जो अपनी पत्नी के बुनियादी हक की रक्षा भी नहीं कर सका। मंगला बड़े आराम से अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रही है। अचानक उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर सुरेश भैया का नाम देखकर वह हंसकर फोन उठाती है, लेकिन सुनते ही उसका चेहरा पत्थर जैसा सफेद हो जाता है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, मेरे भैया एक्सीडेंट, ट्रेन पटरी से उतर गई है, वो अस्पताल में है। हेलो हेलो। क्या हुआ माँ, तुम चिल्ला क्यों रही हो? भयानक एक्सीडेंट हो गया है। मामा जी ठीक तो है ना? और शहर के सरकारी अस्पताल के आईसीयू में है। बहुत खून बह गया है उनका। मंगला, अमित और रागिनी हांफते हुए अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे भाई को बचा लीजिए। वो इस दुनिया में मेरा इकलौता भाई है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे जितने पैसे लगे मैं सब दूंगी। माता जी शांत हो जाइए, पैसों की बात नहीं है। मरीज की हालत बहुत नाजुक है। अंदर की चोट के कारण उनका बहुत सारा खून बह चुका है। उन्हें तुरंत ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। हमारे ब्लड बैंक में स्टॉक खत्म है। अगर आधे घंटे में खून नहीं मिला तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। मंगला दुखी होकर चिल्लाने लगती है और अमित को झकझोरती है। अमित, तू चुप क्यों खड़ा है? जल्दी बोल, तेरा ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का खून निकाल लीजिए, मेरा खून ले लीजिए। माँ, मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और आपका ए पॉजिटिव। मामा जी को ओ नेगेटिव चाहिए, जो बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। अब हम इतनी जल्दी कहाँ ढूंढेंगे? हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। कोई तो होगा इस बड़े अस्पताल में जो मेरे भाई को जिंदगी दान देगा। मैं उसके पैर धोने को तैयार हूँ।
रागिनी चुपके से डॉक्टर के केबिन में घुसती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, सिर्फ एक शांत संकल्प है। डॉक्टर साहब, समय बर्बाद मत कीजिए। मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आप जितना चाहे मेरा खून निकाल लीजिए, लेकिन बाहर जो मरीज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, उनकी सांसें नहीं रुकनी चाहिए। क्या सचमुच? आप तो इस परिवार के लिए फरिश्ता बनकर आई हैं। चलिए तुरंत ब्लड डोनेशन रूम में, हमारे एक एक सेकंड की कीमत है। मंगला बाहर बैठकर रो रही है। अमित उसके पास खड़ा है। माहौल में भारी ग्लानि और सन्नाटा है। अमित, अगर आज मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगी? भाई के बिना बहन का संसार उजड़ जाता है। वो मुझे राखी का शगुन देकर गया था। मुझे क्या पता था कि वो उसकी आखिरी विदाई होगी। माँ, अब समझ में आया भाई को खोने का डर क्या होता है, भाई की कलाई सुनी रहने का दर्द क्या होता है। कल जब रागिनी इसी दर्द से तड़प रही थी, तब तुम दवा की बोतल लेकर खड़ी थी। आज भगवान ने तुम्हें वही दर्द सूज समेत वापस लौटाया है। रागिनी बेड पर लेटी है। रागिनी का चेहरा कमजोरी के कारण सफेद पड़ रहा है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा संतोष है। सुनिए मैडम, आपका हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है और आपने सुबह से ना कुछ खाया पिया है। आपको चक्कर आ सकते हैं। आप पक्का ठीक है ना? सिस्टर, कल पूरा दिन भूखी रही ताकि मेरा भाई सलामत रहे, और आज खून दे रही हूँ ताकि किसी और का भाई सलामत रहे। एक बहन के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। आप अपना काम कीजिए। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर अब राहत की मुस्कान है। मंगला और अमित दौड़कर उनके पास जाते हैं। बधाई हो माताजी, चमत्कार हो गया। आपके भाई अब पूरी तरह से खतरे से बाहर है। सही समय पर खून मिल गया, वरना 5 मिनट की भी देरी जानलेवा हो सकती थी। डॉक्टर साहब, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन वो फरिश्ता कौन है जिसने मेरे भाई को नया जीवन दिया है? मुझे उसके पैर छूने हैं, उसे गले लगाना है। वो फरिश्ता कोई बाहर का नहीं है, आपके घर की बहू ही है। नर्स रागिनी को व्हीलचेयर पर बैठाकर बाहर लाती है, क्योंकि कमजोरी के कारण रागिनी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी है। मंगला उसे देखकर चौंक जाती है। रागिनी, तुम अंदर तुम थी। तुमने सुरेश को अपना खून दिया। हाँ माँ, ये वही रागिनी है जिसे कल तुम घर से धक्के मारकर निकाल रही थी, जिसका तुमने जीना हराम कर रखा था। मंगला अचानक धड़ाम से रागिनी के व्हीलचेयर के आगे घुटनों के बल फर्श पर बैठ जाती है। वह रागिनी के पैरों को अपने आंसुओं से भिगो देती है। मुझे माफ कर दे रागिनी, मैं बहुत बड़ी पापीन हूँ। मैंने तड़पती हुई एक बहन का श्राप लिया था। मैं अंधी हो गई थी घमंड में। मैंने तुझे तिनका तोड़ा है और तूने मेरे पूरे संसार को बिखरने से बचा लिया। मुझे सजा दे बेटी, मुझे मार, पर मुझे माफ कर दे। माँ जी प्लीज उठिए। आप उम्र में मुझसे बड़ी हैं, मेरी पूजनीय हैं। फर्श पर मत बैठिए। अगर माँ गलती करे तो बेटी उसे सजा नहीं देती। माँ जी। रागिनी मंगला के आंसू पोंछती है। संवाद में गहरा पछतावा और भावनाओं का सैलाब है। माँ जी, कल जब आप मामा जी की कलाई पर राखी बांध रही थी, तो मैंने आपकी आंखों में जो गर्व और खुशी देखी थी, मैं बस उसी खुशी की इज्जत करना चाहती थी। मैं एक बहन होकर दूसरी बहन का सुहाग या उसका भाई कैसे छीन सकती हूँ? भाई तो सबका एक जैसा ही होता है ना माँ जी। मैं कितनी अभागन थी जो तेरे जैसी लक्ष्मी को रोज कोसती थी। तू बहू नहीं रागिनी, तू तो साक्षात देवी है जिसने इस पापी घर को उतार दिया। सुरेश बेड पर उठकर बैठा है। उसे ग्लूकोज चढ़ रहा है। मंगला और रागिनी कमरे में प्रवेश करती हैं। सुरेश की आंखों में आंसू हैं। बहू, पास आओ बेटा। डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया। इस बुढ़े भाई की रगों में आज जो खून दौड़ रहा है, वो तुम्हारी दी हुई नई जिंदगी है। मंगला, तुम बहुत खुशनसीब है कि तुझे ऐसी बहू मिली। नहीं भैया, ये बहू नहीं, आज से यह मेरी बेटी है। इसने आज मुझे और मेरे इस झूठे सास के गमन को हमेशा के लिए हरा दिया है। शाम का सूरज ढल रहा है। सब लोग अस्पताल से बाहर आते हैं। अमित गाड़ी का दरवाजा खोलता है।
अमित, गाड़ी हमारे घर की तरफ नहीं जाएगी। गाड़ी का रुख सीधे रागिनी के मायके की तरफ मोड़ दे। लेकिन माँ जी, अब तो शाम हो गई और कल की बात अब रहने दीजिए। कल मैं एक जालिम सास थी रागिनी, आज मैं एक माँ बनकर कह रही हूँ, भाई और बहन के प्यार का कोई मुहूर्त नहीं होता। आज रक्षाबंधन का त्योहार असली मायने में पूरा होगा। रागिनी का भाई विवेक अपने घर के बाहर उदास बैठा है। उसकी कलाई बिल्कुल सूनी है। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखता है। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। रागिनी गाड़ी से उतरती है। दीदी, तुम आ गई। हाँ विवेक, तेरा भाई का फर्ज और मेरा बहन का धर्म आज जीत गया। देख, मैं तेरे लिए राखी लेकर आई हूँ। सभी लोग घर के अंदर आते हैं। रागिनी अपने भाई को तिलक लगाती है। बड़े प्यार से उसकी कलाई पर रेशमी राखी बांधती है। पीछे मंगला और अमित खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं और उनकी आंखों में संतोष के आंसू हैं। दीदी, मुझे लगा तुम इस बार भी ससुराल के बंधनों में बनकर नहीं आओगी। मैं सुबह से रो रहा था। बेटा, कसूर इस दीदी का नहीं, इस बूढ़ी सास का था। पर आज से मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, हर साल रक्षाबंधन पर तुम्हारी दीदी सबसे पहले तुम्हारी कलाई से जाएगी। मुझे माफ कर देना बेटा। रागिनी झुककर मंगला के पैर छूती है। मंगला उसे अपने गले लगा लेती है। रिश्ते कभी खून के धागों से नहीं, बल्कि एहसासों की डोर से बंधे होते हैं। जहाँ बहू को बेटी का सम्मान मिले, वहीं हर त्योहार का असली सवेरा होता है।